फ्रेंड्स, आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम मेटेलिक बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मेटेलिक बॉन्ड जो है वो मेटल्स के एटम के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे। तो चलिए मजीद देखते हैं इसको कि इसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन दी गई है। द कैरेक्टरिस्टिक्स शोन बाय मेटल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। जो मेटल की करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेटल्स की जो खसूसियात हैं, वो कह रहा है कि आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड से काफ़ी डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं। दिस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बाइंडिंग फोर्सेज अमंग द मेटेलिक एटम्स। चूंकि ये कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड से डिफरेंट हैं, तो इससे पता चलता है कि मेटेलिक एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो भी क्या होगी, बाइंडिंग, मतलब बाइंडिंग या फिर बॉन्डिंग एक ही कह सकते हैं, वो जो होगी वो इन दोनों की निस्बत भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्योंकि ये बॉन्डिंग फोर्सेस ही होती हैं जो कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात को क्या बना देती हैं, डिफरेंट बना देती हैं। मेटल की प्रॉपर्टीज कुछ दी गई हैं कि मेटल्स यूजुअली शो मेटेलिक क्लस्टर। ये क्या करती हैं, एक चमक दिखाती हैं। कभी आपने अगर देखा होगा और से, तो जो लोहा वगैरह या फिर जो भी मेटल्स, एल्युमिनियम खास तौर पर, दूर से उनमें ना एक खास किस्म की चमक नजर आती है। तो ये मेटेलिक क्लस्टर इनके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से होता है। ये मजीद आप देखोगे कि किस तरह से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस पाई जाती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज्यादा होते हैं। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह भी यही बाइंडिंग फोर्सेज ही होती है कि जिन कंपाउंड्स के दरमियान ये बाइंडिंग फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि किसी चीज़ को अगर मेल्ट करवाना है या फिर बॉयल करवाना है, तो उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उसको तोड़ना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा मजबूत चीज़ होगी उसको तोड़ना भी उतना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा हो जाती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होते हैं। इनकी वजह वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मेटल्स के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, कंडक्ट करते हैं। मेटल्स आर यूजुअली हार्ड एंड हैवी। मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड और हैवी होती हैं, भारी होती हैं। इनकी भी यही वजह है, बाइंडिंग फोर्सेस इनके दरमियान इतनी ज्यादा होती हैं कि ये उनको मजबूत और हैवी बना देती हैं। मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब ये भी उनकी यही खसूसियात होती है कि जब उन मेटल्स को उनके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो उनकी जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं। इन्हीं स्लाइडिंग की वजह से हम मेटल को डिफरेंट शेप्स के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। इन्हीं की बदौलत इनके जो मेटल्स होती हैं उनसे वायर्स भी बनाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स भी बनाई जाती हैं उन पर प्रेशर वगैरह अप्लाई करके। यानी कि जो हैमरिंग वगैरह होती है ना, उसको हम फिर प्रेशर अप्लाई करना कह सकते हैं। These characteristics of metals can be explained if we know the nature of the binding forces present between their atoms। वो कह रहा है कि ये मजीद प्रॉपर्टीज जो है ना क्लियर हो जाएंगी अगर हम इनके दरमियान जो बाइंडिंग फोर्सेस पाई जाती हैं उनको मजीद डिस्कस करें। यूजुअली मेटल्स हैव लो वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स जो हैं इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, अक्सर कम होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जब किसी एटम से कोई इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त या फिर उसके अंदर इंसर्ट करवाते वक्त जो हमें एनर्जी एटम को देनी पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो एटम्स के पास ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं। वो क्या करते हैं, उनकी यही कोशिश होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज करें और वो स्टेबल हो जाएं। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से वो देना चाह रहे होते हैं, तो इसी वजह से उनको कम एनर्जी देनी पड़ती है। उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इजीली उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। Their atoms can therefore lose their outer electrons or electrons easily। इसी वजह से लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से इनके जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देते हैं।
In other words, the nuclei of the metallic atoms cannot hold their outer electrons firmly. वगैरह दूसरे अल्फाज में अगर हम इसी बात को यूं भी कह सकते हैं कि उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एटम्स के न्यूक्लियाई जो होते हैं वो इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं रखते आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पर कि उनको फिर्मली मजबूती से उसको पकड़ नहीं रखते उनके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इन द सोडियम मेटल की मिसाल दे रहा है। ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 8 अदर सोडियम एटम्स। हर सोडियम एटम के इर्द गिर्द क्या होते हैं, 8 मजीद सोडियम एटम्स पाए जाते हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम्स मूव फ्रीली बिटवीन द वेकेंट स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। अब क्या होता है, ये जो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना इन सब एटम का, वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं सारे ही एटम्स के न्यूक्लियस के अराउंड, बिकॉज ऑफ द लूज लिंकेज दे हैव विद देयर न्यूक्लियाई। क्योंकि वो सिंपली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और उनकी भी यही कोशिश होती है कि वो इसको लूज करें और स्टेबल हो जाए। तो ये क्या होते हैं, इनकी एटम्स के साथ मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के न्यूक्लियस के साथ जो होती है वो लूज लिंकेज होती है, वो इतना मजबूती के साथ नहीं जुड़े हुए होते, वो फ्रीली एक एटम के या सारे एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। नो इलेक्ट्रॉन रिमेन अटैच्ड विद द एनी पर्टिकुलर न्यूक्लियस। कोई खास न्यूक्लियस के गिर्द, स्पेसिफिक न्यूक्लियस के गिर्द अटैच नहीं होता, कोई किसी के पास चला जाता है, कोई किसी के पास चला जाता है। इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंस्टेड ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट द सेम टाइम गेट अटैच्ड विद द ऑल न्यूक्लियाई। सारे इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, वो सारे ही क्या करते हैं, सारे न्यूक्लियाई के साथ ही अटैच हो जाते हैं। When all the atoms attract all the electrons collectively, जब सारे एटम्स सारे ही इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ मिलकर मजमूई तौर पर उसको अट्रैक्ट करते हैं, ऑब्वियसली दे विल बी बाउंड टुगेदर। उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो भी क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। A metal will appear to have a sea of electron in which all the nuclei of the atoms are submerged. अब इस तरीके से वो एक ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हों और उनके दरमियान जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन के इलेक्ट्रॉन का समंदर है बहुत बड़ा, और उनके दरमियान जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई हैं वो क्या है, सबमर्ज हुए हुए हैं। इस तरह से कुछ नजर आता है। A metallic bond is therefore a type of the chemical bond. इसी वजह से ये ऐसी केमिकल बॉन्डिंग है which has the positively charged ions bound together by the mobile electron, कि हम इनको इस तरीके से देखते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं कुछ जो कि क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन इनकी हरकत करते होते हैं ना। मोबाइल किसको कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं ना, हम उनको मोबाइल कहते हैं। तो ये इस वजह से हम उसको वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये कुछ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी आयंस हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुछ उनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है वो उनको मजबूती से जोड़ के रखे हुए हैं। अब पॉजिटिव चार्ज आयन क्यों कह रहा है, क्योंकि जब भी किसी एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी ज़्यादा हो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी तरीके से जब इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं, हम कुछ इस तरह से दिखता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, और इनको जो ये जो फ्री न्यूक्लियस फिर रहे हैं इन्होंने मजबूती से जोड़ा हुआ है। कुछ इस तरीके से देखो सारे ये नेगेटिव जो नज़र आ रही है इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं, और ये एटम्स के न्यूक्लियाई हैं। The strength of the metallic bond depends upon the two factors. ये जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन द पॉजिटिव आयंस। अब इन पॉजिटिव आयन के ऊपर ये जो हमें नजर आ रहे हैं इनके ऊपर चार्ज कितना है, एक तो इसके ऊपर डिपेंड करती है, एंड द नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स सेट फ्री बाय ईच एटम। और ये हर एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन मीन्स के इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे जो इन्होंने फ्रीली छोड़ दिए हैं, ये इस चीज पर जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है इनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अब ये जो चार्ज है ये किस तरह से वेरी करता है, ये जब भी कोई एटम होता है मेटल का, उसकी एबिलिटी होती है कि उसके जो बाहर आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी के पास एक होते हैं, किसी के पास दो, किसी के पास तीन, इस तरह से। तो ये कितने एटम्स कितने इसने इलेक्ट्रॉन लूज करने की इसके पास एबिलिटी है, कितने इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली अटैच्ड हैं,
उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी बेस के ऊपर इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके ऊपर उतना चार्ज आ जाता है। तो जो कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता है तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, और जो कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता है उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाता है। तो जितना उसके ऊपर जो न्यूक्लियाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उतने ही उसकी जो मेटेलिक स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है। मिसाल भी दे रहा है वो मजीद कि सोडियम मेटल के अंदर ईच सोडियम एटम सेट्स फ्री ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले ग्रुप से और इसके बाहर वाले शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो सोडियम क्या करेगा, सिर्फ उसी 1 इलेक्ट्रॉन को ही फ्री करता है। द मेटेलिक बॉन्ड इन द सोडियम मेटल इज देयरफॉर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इस वजह से जो उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जबकि इन मैग्नीशियम मेटल की बात कर रहा है जिसके पास कितने होते हैं, आउटमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ईच मैग्नीशियम एटम रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू एक्वायर 2 पॉजिटिव चार्जेस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, रिलीज करता है, तो इसके ऊपर क्या होता है, +2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके न्यूक्लियस के ऊपर। द मेटेलिक बॉन्ड इन द मैग्नीशियम मेटल विल एविडेंटली बी स्ट्रॉन्गर देन दैट इन द सोडियम मेटल। यही बात उसने मजीद इसकी ये जो इस जगह पे बात की थी उसको एग्जाम्पल के साथ उसको मजीद क्लियर कर रहा है कि चूंकि जो मैग्नीशियम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन फ्री किए ना, तो इसके ऊपर चार्ज भी +2 का आ रहा है, तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी, जो फोर्स होगी, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, वो क्या होगा, मजीद स्ट्रॉन्गर होगा सोडियम की निस्बत। दिस एक्सप्लेन्स वाई द मैग्नीशियम मेटल्स मेल्ट एट हायर टेम्परेचर देन द सोडियम मेटल। अब वो यही कह रहा है कि इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अब मैंने ये बात आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताई कि जितना उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो यही कह रहा है कि क्योंकि मैग्नीशियम में सोडियम की निस्बत कह रहा है उनके ऊपर जो मेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, किसकी वजह से, इसके ऊपर +2 चार्ज होने की वजह से, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करने की वजह से। तो इसके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो भी सोडियम की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी सोडियम की निस्बत ज्यादा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द मेटल्स मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मजीद उसको डिटेल से बता रहा है कि जितने इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, उतना ही उसके अंदर जो कंडक्टिविटी है वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैरियर हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वो भी ट्रांसफर करते हैं और हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। तो जितना ज्यादा गाड़ियां होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ट्रैवल करना आसान हो जाता है, सिंपल आम अल्फाज में। तो इसी तरीके से मेटल्स में भी जितना उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाती है। मोreover in metals the atoms are strongly held and arranged in the form of the rows one above the other। वगैरह के मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक खास पैटर्न के अंदर कतार क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, तरतीब दिए हुए होते हैं। दिस अरेंजमेंट मेक देम हार्ड एंड हैवी। इसी अरेंजमेंट की वजह से, स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से वो क्या हो जाते हैं, हार्ड और हैवी हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। When pressure is applied on the metals, जब इनके ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है, कोई किसी किस्म का दबाव आता है, the upper rows of the atoms slip past the lower row। ये जो ऊपर वाली रो होती है ये नीचे वाली रो से स्लिप ओवर हो जाती है। As a result their shapes are changed। इसी वजह से उनकी जो शक्लें होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। Metals can therefore be easily drawn into wires and sheets। इसी वजह से मेटल्स को हम वायर्स और शीट्स की शक्ल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यही बात के हैमरिंग की वजह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स के अंदर। तो ये था मेटालिक बॉन्ड के बारे में। नीचे थोड़े से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एटम्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। कौन सी किस्म के जो एटम्स होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि मेटल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये मेटल एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, मेटालिक बॉन्ड पाया जाएगा।
ये रहा इसका आंसर। मेटेलिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल एटम्स, ये मेटल एटम्स के दरमियान पाया जाता है। टिपिकली दोज विद द लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, खास तौर पर उनके दरमियान जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है और उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं। These electrons create a sea that allows the conductivity and malleability, इस वजह से ये क्या करते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किस्म का समंदर बना देते हैं, जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है और ये मैलिएबल हो जाते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ तक भी इसका आंसर लिख सकते हो, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गिव द कंपैरिजन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड विद द आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के साथ हमने इसका कंपैरिजन बताना है। तो आयनिक बॉन्ड किस तरह से बना था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना था। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं आयनिक बॉन्ड के अंदर, जो कि क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करता है दूसरे की तरफ, और इस तरह से जो उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, सेम काइंड ऑफ एटम्स के दरमियान पर्टिकुलरली, और इसकी अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से नहीं बल्कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है। मजीद अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरह से इसका आंसर होगा कि ये मेटल एटम्स के दरमियान पाए जाते हैं मेटेलिक बॉन्ड, और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान पाए जाते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो कम्प्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को नॉन मेटल्स की तरफ। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो कि मेटेलिक बॉन्ड अकर्स इन मेटल एटम्स, it occurs ionic bonds between metals and non-metal atoms। 2 पॉइंट भी लिख सकते हो आप चाहो तो, 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हो, दे फॉर्म्ड मेटेलिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल जबान में अगर इसको पॉइंट्स की सूरत में, अगर बुलेट्स पॉइंट्स की सूरत में लिखना चाहो आप, और इसको क्या कहोगे, ionic bonds are formed by the complete transfer of electrons from metals to non-metals। Generally strong and malleable, जो metallic bond होता है वो क्या होता है, strong होता है, और ये जो metals होती हैं वो क्या होती हैं, malleable होती हैं। Strong but brittle in solid state। ionic bonds जो होते हैं ये strong होते हैं लेकिन ये जल्दी आसानी से टूट जाते हैं मेटल्स की निस्बत। मेटल्स क्या होती है, मैलिएबल होती हैं, इनकी जो लेयर्स होती हैं वो स्लाइड कर जाती हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो टूट जाते हैं। इतना यकीनन काफ़ी है एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।